आज फिर उस लेक्चर हमारे पास टाइम काफ़ी कम रह गया था, तो उसमें हमने एक क्वेश्चन जो है एक आप लोगों के लिए मैंने एक जो क्वेश्चन डिफाइन किया था कि हम इसकी एग्जांपल जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन ये था कि अबाउट अब ये देखें इस क्वेश्चन को सबसे पहले करने के लिए मैं आपको याद दिला दूं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको अभी हम थोड़ा-सा सॉल्व करने लगे हैं, फिर उसके बाद आज के लेक्चर्स के बारे में हम मूव ऑन कर जाएँगे। लेकिन अभी ये जो क्वेश्चन है अबाउट प्रीवियस लेक्चर्स के हमने हमने जो पढ़ा है उसके बारे में है। देखिए क्वेश्चन है जी गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स कुछ यूजर्स से आपने कुछ अमाउंट कुछ फिगर्स लेनी है इन द फॉर्म ऑफ सेकंड्स या ये भी कह सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स। फॉर एग्जांपल इट वुड कन्वर्ट 11,730। सर स्ट्रिंग में थोड़ा कंफ्यूजन है बेटा, मैं क्लास के एंड पे आपको ये स्ट्रिंग के हवाले से भी बता दूंगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन किस हवाले से, आज तो आप लोगों का क्विज भी है, तो देखते हैं कि क्या होता है, आप लोगों ने प्रिपरेशन की भी है कि नहीं की। तो एक क्वेश्चन है गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स, एक नंबर लेना है 11,730 सेकंड्स यूजर से और उसको कन्वर्ट कर देना है 3 आवर्स 50 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। अब यहाँ पे एक बात मैं बताता चलूं कि यहाँ पे हमारे पास जो ऑपरेटर्स होता है लाइक जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सेकंड में कुछ एडमिट कर लूं बच्चों को। कुछ हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, उन ऑपरेटर्स में मैंने आप लोगों को यही बताया था कि कुछ ऑपरेटर्स हमारे पास टाइम कैलकुलेशंस के हवाले से भी होते हैं। कुछ ऐसे ऑपरेटर्स हम यूज़ करते हैं जो आपकी टाइम कैलकुलेशंस, जो रिमाइंडर्स ऑपरेटर्स था हमारे पास, जो परसेंटेज का ऑपरेटर था, तो विद द हेल्प ऑफ रिमाइंडर ऑपरेटर्स हम क्या करते हैं जी, इसको कन्वर्ट कर देते हैं। अगर किसी भी कोई भी टाइम कैलकुलेशंस करनी होती है तो उसके लिए हम रिमाइंडर्स का ऑपरेटर यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है जी गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स, फॉर एग्जांपल इट वुड बी अ कन्वर्ट 11,730 सेकंड्स टू 3 आवर्स 50 मिनट एंड 30 सेकंड्स। अगर इन इस पूरी अमाउंट को मैं कन्वर्ट कर दूं सेकंड्स में तो टोटल सेकंड्स हमारे पास ये बनते हैं। अब प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी नोटपैड पे लिख रखा है ताकि टाइम की प्रॉब्लम ना हो। तो इसमें मैं सबसे पहले बता दूं कि इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, फिर हम इसको एग्जीक्यूशन करेंगे। दिस इज अ कमेंट्स लाइन। जो भी हमारे पास हैश जो भी हम इस लाइन में लिखते हैं वो हमारे पास कमेंट्स ही होती है। गेट द नंबर ऑफ सेकंड्स फ्रॉम अ यूजर से हमने कुछ नंबर्स लेना है जो सेकंड्स की फॉर्म में हो। सेकंड्स की फॉर्म में हमारे पास कौन सा था जो क्वेश्चन में भी हमारे पास अवेलेबल है, इस नंबर्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये चीज जो है हमने यूजर से लेनी है, तो उसके लिए जो कमांड हम लिखते हैं, एक वेरिएबल क्रिएट किया मैंने, टोटल नंबर टोटल सेकंड, ये एक वेरिएबल है, इज इक्वल टू हमारे पास यूजर से इनपुट लेने के लिए जो प्रोसेस है वो ये है कि इनपुट इंटर नंबर्स ऑफ अ सेकंड्स। ये चीज हमारे पास प्रिंट होके आ जाएगी, इंटर नंबर्स ऑफ अ सेकंड। यहाँ पे मैं एक सेकंड थोड़ा सा ये ऐसे कर लूं, ठीक है। इंटर नंबर ऑफ अ सेकंड, यूजर से हम सेकंड लेंगे और उस चीज को जो भी वो नंबर्स हमें देगा उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फ्लोटिंग पॉइंट में। ये ऑलरेडी आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि इस पूरी लाइन का क्या मतलब होता है। फिर सेकंड लाइन, फिर कमेंट्स लाइन है हमारे पास, गेट द नंबर्स ऑफ आवर्स। अब यहाँ पे हमने फार्मूला पुट करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूले के लिए हमने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया, आवर्स इज इक्वल टू, अब ये टोटल सेकंड जो वेरिएबल्स था ऑटोमेटिकली इसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो भी वैल्यू मैं यूजर से लूंगा वो ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल्स में ही स्टोर्ड हो जाएगी। तो उसके बाद हमने इंटीजर डिवीजन की है डबल बैक स्लैश से। इसका मतलब क्या होता है कि लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि अगर कोई भी डिविजन्स आप करते हैं विद द हेल्प ऑफ डबल बैक स्लैश, तो इट्स मींस के उसका जो आंसर आता है वो होल नंबर में आता है, ठीक है। टोटल सेकंड्स, ये क्वेश्चन है जी सर हम वेरिएबल्स का नाम कोई भी, जी हाँ बच्चे कोई भी दे सकते हैं वेरिएबल्स का नाम। आपने वेरिएबल्स का नाम वो देना है जिसमें आपको समझ आ रही हो कि इस वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या प्रोसेसिंग हो रही है।
अब इस जगह पे मैंने वेरिएबल्स का नाम आवर्स दिया है, तो इट्स मीन्स कि यहाँ पे मैं जो आवर्स होते हैं उनको कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो उनका फार्मूला ये है कि टोटल सेकंड डिवाइडेड बाय 3600। तो ऑटोमेटिकली इसका जो आंसर आएगा वो इस पूरे जो यूजर से मैं वैल्यू लूंगा ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा। इसमें अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू ले लेता हूँ 3600 सॉरी 11730, तो ऑटोमेटिकली जब वो डिवाइड होगा 3600 से, तो वो उसको इसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो उसको कैलकुलेट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ आवर्स। इस पूरे जो फिगर्स हैं सेकंड्स को वो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर देगा आवर्स में। फिर सेकंड जो पॉइंट है हमारे पास, मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ जो इस लाइन को गेट दी नंबर्स ऑफ रिमेनिंग मिनट्स। अब देखें आवर्स में जब कन्वर्ट हो जाएगा तो कुछ मिनट्स रिमेनिंग हो जाएंगे। तो गेट द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग मिनट्स, मिनट्स इज इक्वल टू मिनट्स एक वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया है। इस वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक मिनट्स का एक वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया है इज इक्वल टू अ टोटल सेकंड्स। टोटल सेकंड इज बेसिकली वही सेम हमारे पास वेरिएबल्स है जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, एग्जैक्टली वही हमने लिखा है एंड डिवाइडेड बाय 16 के, क्योंकि आपको सबको पता है कि एक हमारे पास मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो उसको 60 सेकंड से हम डिवाइड करेंगे। एंड उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर हमने यूज किया है। रिमाइंडर ये भी बेसिकली आपकी डिवाइड ही हो रहा है, 60 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा, जो रिमेनिंग सेकंड्स होंगे, सॉरी रिमेनिंग मिनट्स होंगे, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएंगे। अगेन गेट द नंबर्स ऑफ रिमेनिंग सेकंड, जब आवर्स भी हमारे पास कैलकुलेट हो गए हैं, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड्स और मिनट भी कैलकुलेट हो गए हैं, तो रिमेनिंग सेकंड्स के लिए जो रिमेनिंग सेकंड्स बचेंगे तो उनकी कैलकुलेशंस के लिए हम क्या करेंगे, जिस सेकंड एक वेरिएबल हमने क्रिएट किया इज इक्वल टू टोटल सेकंड, ये जो मेन वेरिएबल्स क्रिएट किया अगेन वहां पे इसका इनिशियलाइजेशन यहाँ पे करवा रहे हैं। उसके बाद रिमाइंडर ऑपरेटर्स जो हम यहाँ पे यूज करेंगे, डिवाइड गिवन रिमाइंडर्स हमें रिमाइंडर दे देगा इससे डिवाइड करने के बाद। फिर उसके बाद डिस्प्लेइंग रिजल्ट है, ऑटोमेटिकली ये प्रिंट की कमांड में हम सबसे पहले ये आवर्स वाला एक वेरिएबल्स एज आर्गुमेंट्स पास करवा रहे हैं, आवर्स इसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड min min, दिस इज द वेरिएबल्स, इस वेरिएबल्स की मैं बात कर रहा हूँ। एंड सेकंड इस वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ। जब इसको हम सेव करते हैं, सेव करने का जो प्रोसेस है, जब सेव कर लिया हमने, एक जी लाजमी बात है कोई भी दे सकते हैं ना, कोई भी वेरिएबल्स का नाम आप देख सकते हैं, इसमें कोई जरूरी नहीं है आपका, आप बार बार यही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो सिंपल, अब जब इसको सेव करेंगे, ये एक स्क्रिप्ट मोड है, इसको सेव करने का प्रोसेस भी आप सबको पता है। सेव करने के बाद जब आप कमांड लाइन ओपन करते हैं, कमांड लाइन जब हमने ओपन की तो उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, आप लिखते हैं पाइथन इज वो फाइंड करता है कि पाइथन आप कहाँ स्पेस देंगे, SEC, फाइल का नेम है .py, सेकंड .py। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट लाइन हमारे पास एग्जीक्यूट होगी। ये मैं यहाँ पे रख के आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट लाइन ये वाली एग्जीक्यूट हुई है, गेट द नंबर्स ऑफ यूजर्स, इंटर द नंबर्स ऑफ सेकंड्स। अब वो कह रहा है कि इंटर द नंबर्स ऑफ सेकंड, यहाँ पे जब मैं 11 कोई भी नंबर यहाँ पे दे देता हूँ, 11,730 एक नंबर है हमारे पास जो क्वेश्चन में भी अवेलेबल था। सर फर्स्ट सेकंड इसके बाद क्यों नहीं लगाया, मैं आपको बताता हूँ, दोबारा मैं आपको बताता हूँ, शहबाज असलम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक सेकंड। जब ये हमारे पास एग्जीक्यूशन हुई तो इसके बाद जैसे ही हम इंटर प्रेस करते हैं, सेकंड ये जब इसके बाद हम इंटर प्रेस करते हैं, ये क्यों नहीं हो रहा, एक सेकंड दोबारा हम कर लेते हैं, ये हो गया। अब जैसे ही हमने इंटर प्रेस किया तो वो जो नंबर्स हमने यूजर से लिया था इन द फॉर्म ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट्स जो हमने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूशन की थी, तो उसके बाद जो फार्मूलाज हमने लगाए थे ऑटोमेटिकली उनकी कैलकुलेशंस हुई एंड फिर मिनट्स की कैलकुलेशंस हुई एंड उसके बाद सेकंड्स की कैलकुलेशंस हुई। जब उनके आंसर आ गए हमारे पास तो इन सब के प्रिंट की कमांड में हमने इनकी एग्जीक्यूशन करवाई एज आर्गुमेंट्स पास करवा के। hours is the arguments, min is the arguments and second is the arguments। अब इनके जो आंसर्स हैं अब वो यही हमें बता रहा है कि आवर्स कितने हैं, 3 आवर्स 50 मिनट्स एंड 30 सेकंड। यहाँ पे आप कोई भी नंबर देंगे तो आपकी कैलकुलेशंस आराम से हो जाएगी। कोई भी आप यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल दोबारा इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं
पाइथन स्पेस sec.py फाइल का नेम है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ, लाइक 12,000 दे देते हैं, तो जब हल्के मजीद ज़्यादा कर देते हैं तो अगेन हमारे पास उसकी कैलकुलेशंस आ गई कि अब इस नंबर्स को वो कन्वर्ट कर देगा। इसमें 33 आवर्स हैं एंड मिनट्स 20 मिनट्स एंड सेकंड 0 के सेकंड्स कोई बचा नहीं था, तो इसलिए उसका आंसर जो है उसने 0 में कैलकुलेशन की है। तो ये प्रोसेस है एक हमारे पास जो रिमाइंडर्स थे जो हमने लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे, जिसमें एक्सपोनेंट्स ऑपरेटर्स थे, जिसमें हमारे पास रिमाइंडर्स ऑपरेटर था, जिसमें डबल बैक स्लैश इन द फॉर्म ऑफ कि जब हम कहीं पे भी डबल बैक स्लैश सर ये कंप्यूटर खुद ही कैलकुलेट बेटा ये कंप्यूटर आपका खुद ही कैलकुलेट करता है। खुद कैलकुलेट इसलिए करता है क्योंकि उसके पीछे हमने कुछ कोडिंग की है। अब ये देखें ना, ये कोडिंग है, कुछ फार्मूलाज मैंने यहाँ पे लगाए हैं, तो उन फार्मूलाज की कैलकुलेटर जो है ना आपका इंटरप्रेटर यूज कर रहा है। आप इंटरप्रेटर में जब इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली पाइथन जो है, अब देखें ना ये प्रोग्राम जो है हमने पाइथन में लिखा है, तो पाइथन इज बेसिकली आपकी आप जो भी लिखते हैं, जो भी कोड लिखते हैं, उसके पीछे जो आउटपुट परफॉर्म हो रही होती है वो उसकी कैलकुलेशन आपको करके दिखा देता है। अब इसी तरह जो लास्ट वाला टॉपिक था, मैं अगेन वही आपको दोबारा बता रहा हूं कि जहां पे भी हम डबल बैक स्लैश यूज करते हैं तो इट्स कॉल्ड इंटीजर डिविजन्स। इंटीजर्स इसकी इस पूरे आंसर्स को, इसकी पूरी कैलकुलेशंस को होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है। मस पॉइंट क्या है कि आपका होल नंबर क्या होता है कि जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट्स नहीं आते। आपका जो भी आंसर्स आएगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह का आंसर आएगा। 1.2 1.3 इस तरह के आंसर नहीं आते। अगेन रिमाइंडर्स के बारे में भी मैंने आपको बताया था। रिमाइंडर्स बेसिकली आप कोई भी आप उसको डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है तो वो रिमाइंडर्स आपको अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन जब हमने की, अब यहाँ पे कैलकुलेशंस की तो हमारे पास उन्होंने आवर्स बता दिए, तो आवर्स के बाद रिमाइंडर्स का ऑपरेटर हमने इसलिए यूज किया है क्योंकि आवर्स के बाद जितने बाकी हमारे पास आंसर बचेगा वो ऑटोमेटिकली इस रिमाइंडर्स के साथ डिवाइड होकर हमारे पास आंसर आएगा। अगेन फिर जब हमारे पास मिनट भी कैलकुलेट हो जाएंगे तो हमारे पास सेकंड अब बचे हैं, तो सेकंड्स के लिए भी हमने रिमाइंडर्स का ही ऑपरेटर यूज किया है, बिकॉज वो रिमाइंडर ही हमें बताएगा कि आपके रिमेनिंग कितने सेकंड बचे हैं। तो ये प्रोग्राम था जिसमें आपने कुछ ऑपरेटर्स यूज करने थे जो हमने लास्ट क्लास में करना था बट हम नहीं कर सके। इसको हम क्लोज कर देते हैं, अपने आज के लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के लेक्चर में हमने कुछ कन्वर्टिंग फार्मूलाज के बारे में पढ़ना है कि जिस तरह लाइक आपने मैथ में जब हम मैथ में पढ़ रहे होते हैं, जब हम मैथ कर रहे होते हैं, आप 10 क्लास से कुछ फार्मूलाज के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपल इस स्लाइड में मैंने आपको ये बताना है कि कन्वर्टिंग अ मैथ फार्मूलाज टू परफॉर्मिंग अ स्टेटमेंट्स, कि कोई भी मैथ का जो फार्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब्स, वो उन सारे फार्मूलाज को हम पाइथन की स्टेटमेंट में कैसे लिखते हैं वो यही करना है। अब इसमें ये है कि ऑपरेटर्स रिक्वायर फॉर एनी मैथमेटिकल इजी ऑपरेटर, जो भी आपका जो ऑपरेटर्स है, चाहे वो आप किसी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस में काम कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर्स आप यूज कर रहे हैं, फिलहाल इस सब्जेक्ट में आप पाइथन पढ़ रहे हैं तो पाइथन का जो इंटरप्रेटर आप यूज कर रहे हैं, जो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी मैथमेटिकल जो इक्वेशंस होती हैं या मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं, वो उनको पाइथन की लैंग्वेजेस में लिखने का एक अलग है हमारे पास अलग एक प्रोसेस होता है। When converting a mathematical expressions to a programming statements, देखिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता दूं, इधर हम कर देते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल एक इक्वेशंस है 6b, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप मैथ में पढ़ रहे होते हैं 6b, तो इसकी अगर मैंने कैलकुलेशंस करनी है, इसमें एक मैंने प्रोग्राम फॉर एग्जांपल लिखना है, एक मैंने वेरिएबल्स क्रिएट किया, b एक वेरिएबल्स क्रिएट किया इज इक्वल टू इसमें 2 वैल्यू दी, एंड फार्मूला c इज इक्वल टू 6b है।
अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो इस 6b को मैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में मैं कैसे लिखूंगा, उसके हवाले से आज हमने कुछ पढ़ना है। उसके बाद आगे भी हम कुछ देखेंगे। अब देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे आपको सही प्रॉपर इसकी समझ आ जाएगी। अब सिंपल, अगर जिस तरह लाइक मैंने अभी 6b के बारे में बताया है, 6b एक मैथ एक्सप्रेशन है। तो अगर इसको हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में लिखेंगे तो इसमें एक्चुअली हो क्या रहा है, इसमें ये हो रहा है कि 6 मल्टीप्लाई बाय b हो रहा है। तो जब आप प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो उसके लिए आप 6 प्रेस करेंगे और फिर उसके बाद स्टैरिक प्रेस करेंगे। स्टैरिक इज जो लास्ट हमारी क्लास थी, मैंने आपको बताया था कि स्टैरिक इज फॉर द मल्टीप्लिकेशन पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, एंड ऑटोमेटिकली उसके बाद आप बी यूज कर लेंगे। तो इस तरह के लाइक जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं उनको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखते हैं। इसी तरह लाइक एक और है कि अगर हमारे पास 3 है, 3 एंड पैरेंथेसिस, एंड इस तरह की जो मैथ एक्सप्रेशंस होती हैं 12। अब इसमें हमें मैथ में तो पता है कि इसमें क्या हो रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 ही हो रहा है, लेकिन जब आप इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको स्टैरिक यूज करना पड़ेगा। बेशक आप पैरेंथेसिस ना ही यूज करें, लेकिन 3 मल्टीप्लाई बाय 12 जो भी आप अगर इसको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास एक्यूरेट आ जाएगा। इसी तरह लाइक आपके पास जो हमारे पास है जी, अब लाइक एक और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट से हम ले लेते हैं। x इज इक्वल टू a प्लस b एंड डिवाइडेड बाय c। ये आप जब मैथ में पढ़ते हैं तो मैथ में तो आप ऑलरेडी इसको पेपर में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब आप अगर इसको इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में लिखेंगे तो सबसे पहले आपने इसमें देखिए इसमें कैलकुलेशन किस टाइप की हो रही है। इसमें कैलकुलेशन ये हो रही है कि सबसे पहले आपने a प्लस बी करना है कि a प्लस बी का जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल 4 आंसर आ जाता है तो उसको देन c से हमने डिवाइड करना होता है। a b एंड c की वैल्यूज आपकी मैथ में गिवन होती हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 1, सॉरी a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू है इसकी। तो x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं जी, नॉर्मल सी ये कैलकुलेशंस हैं जो हर बच्चे को भी पता होता है कि सबसे पहले आप a प्लस बी करते हैं देन c करते हैं। तो जिस तरह लाइक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो ऑपरेंड्स पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं, तो पैरेंथेसिस इज बेसिकली आपको एक्यूरेट रिजल्ट या उससे पहले जो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं कि अगर आप कहीं पे भी पैरेंथेसिस यूज करते हैं तो पैरेंथेसिस के लिए आप क्या करते हैं जी, पैरेंथेसिस के लिए आप जब कहीं पे भी किसी भी स्टेटमेंट में जब आप पैरेंथेसिस लगाते हैं तो उसमें आप पैरेंथेसिस वाले सॉल्यूशन पहले सॉल्व होता है। अब इस तरह का अगर इसको कैलकुलेशन इन द फॉर्म ऑफ अगर आपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में लिखना है तो उसमें आप क्या करेंगे जी, उसमें आप ये करते हैं जी, सबसे पहले आप किस तरह स्टेटमेंट लिखेंगे, a प्लस b पैरेंथेसिस क्लोज एंड बैकस्लैश c। ये हमारे पास प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट है। अब जब आपने पैरेंथेसिस लगा दिए, अब ये वाले पैरेंथेसिस आपने लगाए हैं तो सबसे पहले जो मैथ की कैलकुलेशंस होगी a प्लस बी होगी। फिर आपको पता है कि जो बैक स्लैश है, सिंगल बैक स्लैश, वो डिविजन्स के लिए हम यूज करते हैं, डिवाइड अ 2 नंबर रिजल्ट एंड अ फ्लोटिंग पॉइंट्स। ऑटोमेटिकली अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट्स में वेरिएबल आंसर चाहिए तो हम ऑटोमेटिकली बैक स्लैश सी लगा देंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास इंटीजर फॉर्म में है तो आपने डबल बैक स्लैश लगा दें। तो इस तरह की कैलकुलेशंस आप जो है किसी भी मैथ के ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए आपने उसको कन्वर्ट करना होता है जी इसमें प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में। एक और देख लेते हैं, सिंपल सा हम देख लेते हैं जिसमें आपको प्रॉपर समझ आ जाए। x प्लस बी एंड x प्लस 2 कर देते हैं एंड डिवाइडेड बाय b माइनस सी कर देते हैं। अब देखिए ये एक हमारे पास मैथ का फॉर्मूला है, मैथ का कोई भी इक्वेशंस है, अगर आपने इसको प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में लिखना है तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने x प्लस 2 करना होता है, देन b माइनस सी और उनके दरमियान में डिवीजन है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे x प्लस 2 एंड देन बैक स्लैश एंड देन आप b माइनस
सी। ठीक है, अब इसमें ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखे ये हमने लिखे है ये अबाउट प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। अगर आप इस चीज को किस में कन्वर्ट कर देते हैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में, तो उसके लिए आप इस तरह की इक्वेशंस को इस इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले पैरेंथेसिस है, पहले ये परफॉर्म होगा, फिर पैरेंथेसिस आ जाएगा, फिर b माइनस सी होगा, देन उसके बाद जो आंसर्स आ गया हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये 2 है एंड डिवाइडेड बाय ये 3 है, तो इसका आंसर जो भी हमारे पास आएगा वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो सिंपल इसमें यही था कि मैथ के फार्मूलाज को हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब सिंपल यहाँ पे एक हम प्रोग्राम देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को मैंने इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ भी है। ये जो प्रोग्राम है ये बुक में भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को सबसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। इसमें है कि एक्चुअली Suppose you want to deposit a certain amount of money into a saving account and leave it alone to draw interest of the 10th year. At the end of 10 years, you would like to have a $10,000 in the account. How much do you need to deposit today to make that happen? Because you can use the following formulas. Formula भी हमारे पास given है। अब ये प्रोग्राम हमें क्या बता रहा है? प्रोग्राम हमें ये बता रहा है हमारे पास रनिंग टाइम हो गया है जी, रिमेनिंग 10 मिनट्स हैं, तो दोबारा मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। अब इसमें यही बता रहा है हमें, इससे प्रोग्राम हमें ये बता रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल आपका एक अकाउंट है किसी भी बैंक में, तो उसमें आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट करनी है इन द सेविंग अकाउंट एंड 10 इयर्स के बाद आपको 10,000 जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कैसे होगा कि आपने कितनी अमाउंट आज के टाइम पे उस डिपॉजिट करवाएं कि आपको 10 साल के बाद 10,000 जो है वो आपको उसकी जो अमाउंट है उसका जो प्रॉफिट है वो आपको मिले। फार्मूला भी हमारे पास गिवन है, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय 1 प्लस R पैरेंथेसिस एंड N हमारे पास उसकी पावर है। अब देखिए इसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो P है, P इज इक्वल टू अ प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास जो होगी कि अब देखिए ना यहाँ पे इस पूरे फॉर्मूले में जब अगर ये क्वेश्चंस मैं आपके मिड टर्म में या फाइनल टर्म में देता हूं, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को पढ़ेंगे कि इसमें मैं पूछना क्या चाह रहा हूं, मुझे क्या चाहिए, कौन सी वैल्यू चाहिए। मुझे वैल्यू चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू मेरे पास कौन सी हो कि मैं आज के टाइम पे यू वुड लाइक टू हैव 10,000 को हाउ मच डू यू नीड टू डिपॉजिट टुडे, कि आज के दिन मैं कितनी अमाउंट डिपॉजिट करूं कि मेरे पास $10,000 जो है प्रॉफिट हो आफ्टर 10 इयर्स। तो P इज इक्वल टू अ प्रेजेंट वैल्यू एंड इज इक्वल टू F हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू अ फ्यूचर्स वैल्यू। फ्यूचर्स वैल्यू कौन सी है, 10,000 जो ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। 1 प्लस हमारे पास R क्या है, एनुअल इंटरेस्ट रेट। एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका भी गिवन होगा या आपको बैंक वाले बता देंगे कि इस इंटरेस्ट रेट पे हम आपके सेविंग अकाउंट में प्रॉफिट आपको देते रहेंगे। वो इंटरेस्ट रेट आप कोई भी दे सकते हैं जो आपको बैंक वाले देंगे। R इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट एंड जो हमारे पास N है, N इज द नंबर ऑफ ईयर्स, ये जो N गिवन है। तो उसके लिए सबसे पहले जब भी आपको मैं पेपर में या आपके असाइनमेंट्स के लिए कोई भी मैं आपको अगर प्रोग्राम दे देता हूं, फॉर एग्जांपल एक ये प्रोग्राम है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या करते हैं, उसके लिए सबसे पहले आपने एक सेकंड ये उसके लिए सबसे पहले आप एल्गो डिफाइन करते हैं। एल्गो आप लिखते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग, कि आपको पता चल जाए कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एल्गो लिखते हैं, गेट द डिपॉजिट डिजायर्ड फ्यूचर वैल्यू। डिजायर फ्यूचर वैल्यू क्या है, दिस इज $10,000 आपको जो प्रॉफिट होगा तो वो एक फ्यूचर्स वैल्यू है, वो आप यूजर से लेंगे कि आपने यूजर से ही लिखनी है। फिर आपने एक और वैल्यू गेट करवानी है, गेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट। दिस इज एक्चुअली R की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूले में गिवन है, वो गेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट है। वो भी आप यूजर से पूछेंगे कि जो आपको बैंक वाले इंटरेस्ट रेट बताएंगे कि इतने परसेंटेज के हिसाब से हमने आपका एनुअल जो है आफ्टर 10 इयर्स निकालना है। उसके बाद सेकंड जो वैल्यू आपने गेट करवानी है, गेट द
नंबर ऑफ years के कितने years के बाद आपने वो अमाउंट आपने लेनी है। अब यहाँ पे गिवन है वैल्यू 10 year, तो आपने 10 year वहां पे मेंशन करना होगा। देन लास्ट में कैलकुलेशंस करनी है अबाउट कैलकुलेशन प्रोसेस। अब कैलकुलेशन प्रोसेस क्या है कि ऑलरेडी आपको ये फार्मूला गिवन है, P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर एंड। अब ये जो फार्मूला गिवन है, तो इससे पहले जो मैं आपको अबाउट कैलकुलेशंस जो हमने जो मैथमेटिकल फार्मूलाज होते हैं, जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं इन द प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो इस फार्मूले को हम प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, हम यहाँ पे अपना जो ये नोटपैड ओपन कर लेते हैं, इसमें हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब प्रोग्राम में आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, तो उसमें आपको वो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप्स लिखनी होती हैं जो आपने इस एल्गोस में डिफाइन की होती हैं। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे स्मॉल कर दूं। अब ये देखें ना, जो भी मैंने सबसे पहले गेट द डिजायर फ्यूचर्स वैल्यू, गेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट, गेट द नंबर ऑफ इयर्स, कैलकुलेशन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप्स मैं ये प्रोसेस जो है अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट करवाऊंगा। तो यूजर से वैल्यू कैसे लेते हैं वो भी आपको ऑटोमेटिकली पता है। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्यूचर्स वैल्यू, हम एक वेरिएबल्स क्रिएट कर लेते हैं फ्यूचर। ये पूरा प्रोग्राम जो है आपको आपकी बुक में भी गिवन है, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। फ्लोट एंड इज फ्लोट क्या है जी, आपके पास जो भी आपने वैल्यू देनी है $10,000 जो आपकी फ्यूचर्स वैल्यू, वो आप यूजर से यहाँ पे इनपुट लेंगे। एंड इनपुट अगेन हमारे पास क्या है जी, इंटर द डिजायर वैल्यू \close, बल्कि ऐसे कर लेते हैं। देन ऐसे हो गया फ्लोटिंग। अब ये आपको पता है कि ये प्रोसेस हमने क्या किया है अबाउट सेकंड, जो आर की वैल्यू है, देखिए सेकंड पोजीशन जो एल्गो में आपने लिखी है, गेट द एनुअल इंटरेस्ट रेट, आर इज इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट। तो सिंपल यहाँ पे आप रेट लिख दें, रेट एक वेरिएबल्स आप क्रिएट कर लें, रेट हमारे पास हो गया जी। अगेन यूजर से आपने वैल्यू लेनी है, तो फ्लोटिंग हमारे पास उसका होगा प्रोसेस इनपुट एंड अगेन enter the number of यहाँ पे हाँ enter the annual भी लिख देते हैं, annual interest rate एंड अगेन यहाँ पे हम ऐसे इसको क्लोज करवा देते हैं। कोई एरर हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं यहीं पे। एंड अगेन थर्ड जो वैल्यू हमने गिवन यूजर से लेनी है years, एंड years आपको पता है कि वो इंटीजर्स में होते हैं। अगेन यहाँ पे हम इनपुट लेंगे यूजर से, इनपुट एंड अगेन सिंगल कोटेशन इंटर टोटल नंबर ऑफ years एंड पैरेंथेसिस क्लोज। ठीक है, अब ये हमारे पास तीन वैल्यू हमने गेट करवा ली हैं। गेट करवाने के बाद अब हमने वो जो फार्मूला हमारे पास गिवन है, उसको हम फार्मूला कौन सा गिवन है, फार्मूला हमारे पास ये वाला गिवन है, P इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर पावर n। अब यहीं पे वैसे ही P का जो है, P के लिए हम प्रेजेंट जो P से क्या मुराद था वो मैंने आपको बताया है। P is equal to a present value, यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, P is a present value is equal to अब देखें सिंपल, अब यहाँ पे डिवीजन क्या हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे करके बता देता हूँ कि इसको हम मैथ के एक सेकंड, कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। सर जी फ्लोट के बारे में बता दें। सर हम इनपुट को फ्लोट क्यों ले, बेटा बहुत बेसिक्स क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ये एट द एंड ऑफ लेक्चर्स में आपको बता दूंगा। 1 मिनट से भी कम रह गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इस फार्मूले को कन्वर्ट कैसे करेंगे। फार्मूले को कन्वर्ट ऐसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। फार्मूला क्या है, इज इक्वल टू P, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ना, ये P तो ये है। अब इज इक्वल टू F क्या है जी, F इज इक्वल टू F के लिए हमने कौन सा वेरिएबल्स क्रिएट किया है, फ्यूचर्स वैल्यू। तो बेसिकली फ्यूचर वैल्यू भी हम यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ पे मैं जस्ट आपको सिंपल कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। F एंड F के बाद क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड एंड देन हमारे पास क्या हो रहा है जी 1
प्लस रेट, आर के लिए हमने रेट वेरिएबल किया था, लेकिन जस्ट मैं यहाँ पे आर लिख देता हूँ, 1 प्लस आर। एंड देन आपको लास्ट लेक्चर्स में मैंने एक्सपोनेंट ऑपरेटर्स के बारे में बताया था कि डबल स्टेरिक्स जो हम यूज करते हैं, ये हम किसी भी चीज की राइज इन द नंबर ऑफ द पावर्स के लिए हम यूज करते हैं। डबल स्टेरिक्स मैंने आपको एग्जांपल भी करके बताई थी कि डबल स्टेरिक्स हम यूज करते हैं फॉर द पावर्स, एंड इज बेसिकली हमारे पास ईयर्स हैं कि हमने ईयर्स देने हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल एंड लिख दें। तो इस पूरे फार्मूले को मैंने कन्वर्ट कर दिया है किसमें जी, आपके जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें। अब एफ के लिए मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ है, आर के लिए भी मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ है, और एन के लिए भी मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया हुआ है। आपका एक लेस मिनट रह गया है, उसके बाद मैं दोबारा आपको लिंक सेंड करता हूँ, दोबारा उससे आगे चलते हैं। ठीक है, मैं भी यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ पे थे अबाउट फार्मूला, हमने कैलकुलेट कर लिया था फार्मूला को हमने स्टेटमेंट्स में कैसे लेते हैं। अब इसमें एक सेकंड, एक क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन हाँ ऐसे ही है, साबित खान न्याजी, बिल्कुल ऐसे ही है बच्चे, आधा टाइम हमारा ये लिंक भेजने और दोबारा उसमें ज्वाइनिंग में लगा देते हैं। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली, अब हमने इस फार्मूले को कैलकुलेट करना है। फार्मूला जो मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके दिखाया है, एक सेकंड एडमिट कर लूं बच्चों को। अब इसको मैं साइड पे लगा दूं ताकि यहीं पे एडमिट कर ले। ये अब देखिए प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास क्या था, प्रेजेंट वैल्यू हमने एक वेरिएबल देखी। अब फार्मूले में क्या क्या चीजें थी, फार्मूले में हमारे पास थी एफ 1 प्लस आर पावर एन। अब इन सारों को हमने वेरिएबल्स के तौर पे कैलकुलेट करना है कि एफ के लिए हम अलग एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे। ये चीज आपने यहाँ पे आप नोट कर लें कि कोई भी फार्मूला अगर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, कोई भी फार्मूला आपने एग्जीक्यूट करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स, तो उसमें जितने भी हमारे पास एफ, अब जिस तरह लाइक एफ है कि एफ की हमने वैल्यू गेट करवानी है, तो एफ के पीछे भी हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, और आर के लिए भी हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, और एन के लिए भी हम एक वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, क्योंकि इनके लिए इन सबको, इन तीनों को हमने वैल्यू देनी है ना। अब ये देखिए फ्यूचर्स वैल्यू और रेट ईयर, अब इनके लिए हमने वैल्यू इनको देनी है, तो वैल्यू आपकी किस में स्टोर होती है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर होती है। तो कंप्यूटर मेमोरी के लिए हम इनके लिए वेरिएबल्स ही क्रिएट करेंगे। अब सिंपल जो हमारे पास एफ है, एफ के लिए हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है फ्यूचर्स वैल्यू, तो सिंपल आप यहाँ पे एफ की जगह पे लिखेंगे फ्यूचर्स से। अच्छा, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए वेरिएबल्स में। दोबारा बार बार आपको बताता हूँ कि जो वेरिएबल्स आप इनिशियलाइज करवाते हैं, जो भी आप जिस चीज के लिए भी बनाते हैं, सेम उसके स्पेलिंग होनी चाहिए फ्यूचर्स वैल्यू। एंड उसके बाद अब देखें, उसके बाद हमने क्या किया कि उसके बाद हमने बैक स्लैश लगाया। बैक स्लैश इज फॉर द पर्पस ऑफ डिविजन्स के लिए हम यूज करते हैं। एंड फिर उसके बाद हम पैरेंथेसिस यूज करेंगे 1 एंड प्लस। अब आर के लिए क्या था, आर के लिए हमने रेट एक वेरिएबल ऑलरेडी हम क्रिएट कर चुके हैं। इसको सिंपल आप यहाँ पे कॉपी करें, सिंपल आप कॉपी करें, सॉरी यहाँ पे प्लस है, प्लस इज इक्वल टू कंट्रोल वी, एंड रेट आ गया हमारे पास। रेट के बाद पैरेंथेसिस आप क्लोज करें। क्लोज करने के बाद आपने क्या करना है जी, अब सिंपल आपने जो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑपरेटर था कि जो पावर होती है किसी भी चीज के लिए, पावर लेने के लिए, यानी कि लाइक 2 की पावर 2, तो उसको पाइथन में लिखने के लिए हम एक्सपोनेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, जिसमें हमारे पास डबल स्टैरिक आ जाता है। एक सेकेंड, ये डबल स्टैरिक, ठीक है, डबल स्टैरिक के बाद हम सिंपल जो वेरिएबल्स एन के लिए हमने क्रिएट किया था ईयर्स, एंड सिंपल आप यहाँ पे उस वेरिएबल्स को, बल्कि इसको कॉपी कर लें तो बहुत इजी रहता है आपके लिए। इसको कॉपी करें एंड देन यहाँ पे इसको कंट्रोल भी कर दें। ये आपका फार्मूला जो आपका क्वेश्चन में गिवन था, वो यहाँ पे हमारे पास एग्जीक्यूट हो गया इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। अब सिंपल उसके बाद हमने एल्गो में क्या लिखा था, उसमें हमने एल्गो में ये लिखा था कि अब आपने इसका जो डिस्प्लेइंग रिजल्ट है वो करना है। उसके लिए डिस्प्लेइंग रिजल्ट के लिए हम प्रिंट की कमांड यूज करते हैं। प्रिंट की कमांड के लिए हम सिंपल यहाँ पे लिखेंगे यू विल नीड टू डिपॉजिट दिस अमाउंट, कुछ भी लिख दें जिससे आपको पता चल जाए, दिस अमाउंट एंड quotation close and comma and then।
अब यहाँ पे एक चीज मैं आपसे पूछने लगा हूं, अब मुझे सब लोग क्वेश्चन में यहाँ पे बताएं, सब लोग सॉरी सब लोग चैट में मुझे बताएं कि यहाँ पे मैंने अब एक आर्गुमेंट लिखना है जिससे मुझे इस फॉर्मूले का आंसर मिल जाए। अब मैं यहाँ पे कौन सा आर्गुमेंट्स पास करवाऊंगा, मुझे अब सब लोग चैट में बता दें, जस्ट उस आर्गुमेंट्स का नाम बता दें कि यहाँ पे मैं कौन सा वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करवाऊंगा। सब लोग चैट में बताएं मुझे। आई एम वेटिंग, क्या आप लोग चैट में क्या बताते हैं। प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट प्रेजेंट बिल्कुल एग्जैक्टली यही सेम है जी। प्रेजेंट वैल्यू इज बेसिकली आपका वेरिएबल्स का नेम है, ये जो आपका आर्गुमेंट्स है इसको हम यहाँ पे जो है इनिशियलाइज करवाएंगे। सिंपल आप इसको कॉपी करें, इसको एज अ आर्गुमेंट्स पास करवाना है तो सिंपल आप इसको कंट्रोल वी कर दें एंड इसको क्लोज कर दें। ये आपका जी एंटायर जो आपका कोड था वो हो गया। अब इसको सेव करने के लिए फाइल सेव एज में जाए, सेव एज के बाद आपने इसको सी में रखना है जी। सी में आपने फिर इसको यूजर में जाना है, यूजर में फिर वलीद अहमद एंड इसको सिंपल यहाँ पे स्टोर करवा दें। प्रेजेंट वैल्यू से ही करवा दें, PRECENT प्रेजेंट डॉट PY इससे करवा दें एंड सेव कर दें। ठीक है, अगर कोई अभी हम जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो अगर कोई एरर होगा तो हमारे पास एरर आएगा। एरर से घबराना नहीं, अगर एरर्स आ जाते हैं तो हम उसको सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। सिंपल आप पाइथन लिखें, पाइथन स्पेस PRESENT प्रेजेंट डॉट PY एंड उसको एग्जीक्यूट करें। पाइथन इज PYT इज नॉट रिकॉग्नाइज द इंटर, मैंने फिर अगेन वो पाइथन की स्पेलिंग गलत लिख दिया, सॉरी प्रेजेंट की गलत है, PYTHO पाइथन स्पेस PRESENT प्रेजेंट डॉट PY। अब देखें हमारे पास वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो गया। ये प्रोग्राम की सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट है, इंटर अ फ्यूचर्स वैल्यू। फ्यूचर्स वैल्यू क्या थी, जो आपकी प्रोग्राम में गिवन थी, यहाँ पे आप सिंपल एग्जीक्यूट करवाएं जी। $10,000 थी। फिर उसके बाद एनुअल इंटरेस्ट रेट जो आपको बैंक वाले बताएंगे 0.5 आप लिख दें एंड फिर उसके बाद इंटायर द टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स यहाँ पे 10 लिखें। देन कोई भी 11 लिख दें, 12 लिख दें, कोई भी आपने 10 ईयर के लिए कैलकुलेट करना है। तो जब आप इंटर प्रेस करेंगे तो यू विल नीड टू डिपॉजिट दिस अमाउंट 173 यानी कि 173 रुपए अगर आप आज के टाइम पे बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं और उसका एनुअल इंटरेस्ट रेट 0.5 है तो वो 10 साल के बाद आपको 10,000 का प्रॉफिट देगा। ये जी आपकी कैलकुलेशन थी। सिंपल एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था जिसमें आपको ये वाला फार्मूला कैलकुलेट करवाना था, जिसकी एग्जांपल ताकि आपको समझ आ जाए। क्वेश्चंस देख लूं मैं आपके, काफी ज्यादा आपके आए हुए हैं। एक सेकंड सर, पाइथन लिखने लाजमी तो नहीं है फाइल से नेम से पहले? फाइल की नेम जी सर मैं पाइथन लिख के फाइल नेम बेटा फातिमा आपका ये है कि जब आप कमांड लाइन में जब आप एग्जीक्यूशन करवाते हैं ना तो फाइल के नेम से पहले पाइथन लिख के स्पेस देनी होती है, फिर फाइल का नेम लिखना होता है। पाइथन बेसिकली उसको हम एक एड्रेस दे रहे होते हैं। कमांड लाइन जो आपकी होती है उसमें आपको हम एड्रेस दे रहे होते हैं कि आपकी इस पूरे कंप्यूटर में पाइथन नाम की कोई भी फाइल है, कोई भी सॉफ्टवेयर है तो उसमें एग्जीक्यूट हो। तो पाइथन स्पेस कोई भी फाइल एंड डॉट PY देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फाइल एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो ये सिंपल प्रोग्राम था जो हमने कैलकुलेट करना था। उसके बाद आगे चलते हैं जी। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कि मैथ के फार्मूलाज को कैसे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, एक सेकेंड। अगर जस्ट फाइल नेम लिखूं तो फिर एग्जीक्यूट हो जाता है? नहीं बच्चे, फिर तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। फाइल का नेम से पहले जो एक प्रोसेस है तो उस प्रोसेस के हिसाब से ही आपको जो है एग्जीक्यूशन करनी पड़ेगी। पाइथन स्पेस फाइल का नेम एंड देन उसके बाद एग्जीक्यूशन। अब इसमें नेक्स्ट स्लाइड है मिक्स टाइप एक्सप्रेशंस एंड डेटा टाइप कन्वर्जन। अब देखिए सिंपल यहाँ पे बात आ जाती है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि किधर गई ये रही,
अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको देता हूँ कि अगर हमारे पास मैं करता हूँ जी मैथ में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब 2 क्या है? दिस इज अ इंटीजर एंड दिस इज आल्सो इंटीजर्स। आंसर भी हमारे पास इंटीजर ही आएगा। और इस बात की समझ के अगर कोई वैल्यू मैं प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में देता हूँ 2 इज अ इंटीजर्स एंड मल्टीप्लाई अगेन 2 अगर मैं देता हूँ इंटीजर्स तो इज इक्वल टू आंसर हमारे पास 4 आता है। लेकिन अगर मैं पॉइंट की वैल्यू में अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट देता हूँ 2.1 मल्टीप्लाई बाय 2.1 इज इक्वल टू, तो आंसर भी हमारे पास पॉइंट में ही आएगा। कि अगर आपने फ्लोटिंग बुशरा रहमान जी बच्चे आप क्वेश्चन पूछ लें, राइज हैंड किया आपने। जी हाँ, किसी भी टाइम सर अगर एक फ्लोट और एक इंटीजर हो फिर एग्जैक्टली मैं यही आपको बता, अमीर हमजा बच्चे मैं भी इसी तरफ ही आ रहा हूँ ना। जो मिक्स्ड टाइप एक्सप्रेशंस जो है ना वो इसी के बारे में ही अभी हम पढ़ने लगे हैं। अरिशा कादिर सर आप जो फाइल से, जी हाँ बच्चे आप जब भी इस फाइल को एग्जीक्यूशन जो हमने की है लाइक फर्स्ट लेक्चर से जो भी हम फाइल एग्जीक्यूट करते हैं उसको अगर मैं मुझे नाम याद है तो उस नाम से मैं कभी भी उसको एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ कमांड लाइन में। तो मैं क्या बता रहा था, मिक्स टाइप अमीर हमजा बच्चे मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मिक्स टाइप के वेरिएबल जो होते हैं लाइक अगर आपने इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करना है या फ्लोटिंग को मल्टीप्लाई करना है फ्लोटिंग से, देन आंसर हमारे पास फ्लोटिंग में ही आएगा। फ्लोटिंग पॉइंट का फ्लोटिंग में आता है, इंटीजर्स का इंटीजर्स में ही आता है। लेकिन प्रॉब्लम एक ऐसी आ जाती है कि प्रॉब्लम अगर आपने मिक्स्ड टाइप है, अगर फॉर एग्जांपल पहले आपका इंटीजर आ जाता है एंड उसके बाद फिर आप उसको फ्लोटिंग में लिख देते हैं तो आंसर आपका किस में आता है? फ्लोटिंग में ही आता है। ठीक है कि अगर कहीं पे भी पॉइंट्स की वैल्यू आ जाती है तो वो पॉइंट में ही आपको कन्वर्जन करके बता देता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे एक चीज इस चीज की आ जाती है कि कभी कभार ऐसा होता है कि जब आप मैथ की कैलकुलेशंस भी कर रहे होते हैं, जब आप मैथ में कुछ फार्मूलाज पढ़ रहे होते हैं तो आपको आपका जो आंसर्स आता है जी वो फ्लोटिंग में आता है यानी कि पॉइंट्स की वैल्यूज में आता है, लेकिन आप उसका आंसर जो है इंटीजर्स में लिख देते हैं या होल नंबर में लिख देते हैं। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए पाइथन में हमारे पास कुछ वैल्यूज या कुछ हमारे पास यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ अपना इंटरप्रेटर ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे आपको करके भी बता देता हूँ। शमील अहमद सर इंट और फ्लोट का यूज अगेन समझा दीजिएगा किसी क्लास में। जी आप किसी क्लास में क्या समझा दो, आप मेरे लेक्चर देख लें। अब देखिए सिंपल आपने अगर अगर आपका आंसर आया है कि जी आपके पास, यहाँ पे मैं पहले सिंपल यहाँ पे पहले मैं बता दूं ऐसे करके मैं बता देता हूँ। अगर आपने कोई कैलकुलेशन की है, कोई आपने मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स की है और उसका आंसर आपका आया है जी 2.6 में, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये मुझे 2.6 में नहीं चाहिए इसका आंसर, मुझे इसका आंसर जस्ट 2 चाहिए, तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए आपके पास सिंपल जो पाइथन में जो फाइल आपकी गिवन्स होती है उसके लिए अगर फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल्स हम क्रिएट कर लेते हैं एफ वैल्यू, एक वेरिएबल्स है इज इक्वल टू एफ, कोई भी वैल्यू हो सकती है इज इक्वल टू 2.6 फॉर एग्जांपल एक वैल्यू है एफ वैल्यू इज इक्वल टू 2.6। यहाँ पे वेरिएबल्स का नाम आप कोई भी दे सकते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इस इसका जो आंसर है अब ये 2.6 है, इसको मैं एज अ जस्ट 2 हमारे पास आए, तो इसके लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, इसमें इसके लिए मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूं। आई वैल्यू इज इक्वल टू इज इक्वल टू हमारे पास क्या लिखेंगे? इंटीजर आई एन टी, इंटीजर में कन्वर्ट करना है। इंटीजर के बाद उस वैल्यू का जो उस 2.6 वैल्यू का जो हमारे पास वेरिएबल था, सिंपल आप इसको उस वेरिएबल्स को यहाँ पे एज आर्गुमेंट्स पास करवाएंगे। एग्जीक्यूट करवाने के बाद सिंपल जब आप प्रिंट की कमांड लिखेंगे प्रिंट एंड सिंपल जब आप इसको एग्जीक्यूट करवाएंगे एफ वैल्यू एंड आपके पास आंसर 2.6 कन्वर्ट नहीं हुआ। आई वैल्यू में, हाँ सॉरी ये एक सेकंड, यहाँ पे अगेन हम प्रिंट की कमांड लिख देते हैं PRINT प्रिंट एंड अगेन आपकी यहाँ पे एक वैल्यू है जी आई वैल्यू
वेरिएबल्स एंड देन आपका आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि हुआ एक्चुअली क्या है। इसमें दो वेरिएबल्स हमने क्रिएट किए हैं, दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं जी। एक वेरिएबल्स हमने जो क्रिएट किया था जिसमें f वैल्यू था, उसमें उसकी वैल्यू क्या थी जी, 2.6। वो किस में स्टोर था, वो आपकी f वैल्यू में स्टोर थी। ये रही f वैल्यू, एक वेरिएबल था f वैल्यू। अब उसके बाद एक और वेरिएबल्स मैंने क्रिएट किया था i वैल्यू, जिसके अंदर जो f वैल्यू था वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर्स में कन्वर्ट कर रहा है, इंटीजर्स। ठीक है, इज इक्वल टू i वैल्यू। आई वैल्यू का जो वेरिएबल्स था, जब हमने उसको प्रिंट की कमांड में एग्जीक्यूट किया। अब देखिए, जब मैंने प्रिंट की कमांड फर्स्ट लिखी, तो जब मैंने f की वैल्यू दी, f वैल्यू एज आर्गुमेंट्स पास करवाया जो वेरिएबल था, तो उसके अंदर जो एक्चुअल वैल्यू थी वो एग्जीक्यूट हो गई। अब 2.6 हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन अगेन जब मैं प्रिंट की कमांड में i की वैल्यू एग्जीक्यूट करवा रहा हूं, i की वैल्यू में हमारे पास कौन सी वैल्यू स्टोर थी, इस फार्मूले वाली, ये मैं इसकी मैं बात कर रहा हूं। i वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर, एक सेकेंड, ये i वैल्यू इज इक्वल टू इंटीजर f वैल्यू। f वैल्यू को ऑटोमेटिकली ये जो f की जो वैल्यू थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर्स में। और जब उसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी प्रोग्राम को, या किसी भी हमारे पास कोई भी वैल्यू, कोई भी आंसर चाह रहे होते हैं तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं। इसी तरह लाइक अगर एक और वेरिएबल्स में क्रिएट कर देता हूं, i वैल्यू इज इक्वल टू 2, हमारे पास एक वैल्यू क्रिएट कर देता हूं, और f वैल्यू एक वेरिएबल्स और मैं क्रिएट कर देता हूं इज इक्वल टू, उसको मैं किस में कन्वर्ट कर देता हूं, फ्लोट में। अब इंटीजर्स को फ्लोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपल। एंड देन उसके अंदर i वैल्यू का जो वेरिएबल्स क्रिएट किया है उसको जब एग्जीक्यूट करवाते हैं, एंड देन प्रिंट, आप प्रिंट की कमांड लिखेंगे। प्रिंट की कमांड में आप जो जिसमें आपने कन्वर्जन करवानी है वो वाला वेरिएबल्स अगर आप एग्जीक्यूट करवाएंगे f वैल्यू, तो आपके पास जो पॉइंट होगा, जो 2 होगा, वो ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2.0, मतलब कि फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन में देख लूं, सर 2 में क्यों किए हैं, 2 में अगर पॉइंट, सर पॉइंट के बाद ज्यादा नंबर हों और हमें पॉइंट्स के बाद 1 या 2 नंबर चाहिए हों, जी हाँ, उसके लिए मीर हमजा मैं अभी बता रहा हूँ आपको, उसी तरफ ही आ रहे हैं, उसी तरफ ही चल रहे हैं। 2 वेरिएबल्स, बेटा एक क्वेश्चन था आप लोगों का कि 2 वेरिएबल्स क्यों किया है। एक प्रोसेस है पाइथन में कि एक, अब ये देखिए ना, इसमें इस जगह पे मैंने इंटीजर्स वैल्यू को किस में कन्वर्ट किया है, फ्लोटिंग वैल्यू को मैंने इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट किया। अब अगेन मैंने एक वेरिएबल्स क्रिएट किया जिसमें मैंने इंटीजर्स वैल्यू दी। अब इंटीजर वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए एक और वेरिएबल्स क्रिएट करना जरूरी होता है, इज इक्वल टू। अब इसको मैंने किस में कन्वर्ट करना था, फ्लोटिंग में, तो इस जगह में मैंने फ्लोट लिखा। एंड आई वैल्यू जो था जिसमें वो ये वाली वैल्यू स्टोर थी, अब ये वाली वैल्यू इसमें स्टोर थी, उसको फ्लोटिंग में कन्वर्ट कर दिया। फ्लोटिंग में कन्वर्ट करने के बाद ये पूरा जो प्रोसेस था वो किस में स्टोर हो गया, एफ वैल्यू में। अब अगर मैं प्रिंट की कमांड में एफ वैल्यू को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो हमारे पास वो फ्लोटिंग पॉइंट में आंसर देगा। अगर इसी प्रिंट की कमांड में ये आई वैल्यू वाला एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो वो 2 ही हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन देगा। तो ये प्रोसेस था आपका सिंपल, जो आप कन्वर्जन करते हैं किसी भी इंटीजर्स, जिस तरह भी मैं आपको बता रहा था कि अगर हमारे पास कोई आंसर, जिस तरह लाइक आप चाहते हैं कि अगर आपको इंटीजर्स में आ जाता है तो उसको फ्लोटिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर फ्लोटिंग में आंसर आ जाता है तो उसको इंटीजर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमारा जो टॉपिक था सिंपल। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है जी हमारे पास, एक सेकेंड। सर 2 में, सर 2.6 2 में क्यों कन्वर्ट हुआ, 3 में भी तो हो सकता था, क्या वो भी तो इंटीजर था। बेटा उसके लिए एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं। 2.6 बेसिकली आपने क्या किया है जी, आपने 2.6 वैल्यू को इंटीजर्स में कन्वर्ट किया है। तो जब 2.6 को इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो आपका उस वैल्यू में कौन सा इंटीजर था, वो 2 था, तो 2 में वो उसने कन्वर्ट किया है।
तो 3 में कन्वर्ट करने के लिए आपने उसकी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी इमरान खान, तब जाके आपको 2.6 का आंसर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं, जिस तरह अभी आज अभी हमने जो एक प्रोग्राम लिखा जिसमें हमने फार्मूलाज कुछ कैलकुलेशन की। तो आप जब मैथ में भी पढ़ते हैं तो जब आपको 2.6 का आंसर 3 में चाहिए होता है तो उसके लिए आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं। तो इसी तरह अगर 2.6 को आपने 2 में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए जो प्रोसेस था जो पाइथन में, तो वो ही हमारे पास जो सिंपल प्रोसेस था इंटीजर्स में, अगर इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो इंटीजर में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। नूरुल हुदा सर, पाइथन में हम एक प्रोग्राम को दूसरे प्रोग्राम में रिकॉल कर सकते हैं, लाइक सब प्रोग्राम्स आर फंक्शंस इन सी प्लस प्लस। इसके लिए ऐसा होता है कि जब आप, हाँ होता है, लाइक जिस तरह अब आगे चल के जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में जब आप काम करते हैं तो उसके लिए कुछ आपकी डेटाबेस के बारे में ही होता है, कुछ आप डेटाबेस को रिकॉल करवा रहे होते हैं, मतलब कि कुछ मल्टीपल्स प्रोग्राम्स में भी आप उसको कन्वर्ट कर रहे होते हैं। आप साथ साथ जावा में भी काम कर रहे होते हैं, साथ साथ आप पीएचपी में भी काम कर रहे होते हैं। और इसी तरह आप लाइक जब आप एंड्रॉयड पे काम कर रहे होते हैं तो एंड्रॉयड में आपकी जावा भी होती है, सी शार्प भी होती है, कहीं पे आप सी शार्प यूज कर रहे होते हैं। लेकिन पाइथन में आप सिंपल, आपको ये क्वेश्चन है कि पाइथन में कोई एक प्रोग्राम लिखा है और उसको सी प्लस प्लस में एग्जीक्यूट करवाना फिर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग हमारे पास इंटरप्रेटर्स हैं। अब अलग अलग हमारे पास इसके इनके लिए टूल्स बनाए गए हैं। तो पाइथन के इंटरप्रेटर में आप पाइथन को ही एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, और सी प्लस प्लस के लिए आपको अलग से जो उसका टर्बो सी प्लस प्लस गिवन है उसको अलग से उसको, अब इन दोनों लैंग्वेजेस के सिंटैक्स भी चेंज है। लेकिन आगे कुछ ऐसे फंक्शंस, कुछ ऐसे टूल्स हैं जिस तरह विजुअल स्टूडियो है, विजुअल स्टूडियो में आप जावा भी एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं, सी प्लस शार्प भी एग्जीक्यूट करवा रहे होते हैं। तो कुछ आगे चल के जब आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे या कुछ और सेमेस्टर प्रोजेक्ट जब आप करेंगे तो उनमें आप ये प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन वो इन पाइथन और सी प्लस प्लस में नहीं होता। अब सिंपल आगे चलते हैं जी। ब्रेकिंग अ लॉन्ग स्टेटमेंट इनटू अ मल्टीपल लाइंस। देखिए, पाइथन अलाउ यू टू ब्रेक अ स्टेटमेंट्स इनटू अ मल्टीपल लाइन बाय यूजिंग अ लाइन कंटिन्यूअस कैरेक्टर अ बैक स्लैश। ठीक है, सिंपल इसमें मैं यहीं पे आपको बता दूं कि लॉन्ग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी व्यूड ऑन द स्क्रीन विदाउट अ स्क्रॉलिंग एंड कैन नॉट बी प्रिंटेड विदाउट कटिंग ऑफ। ठीक है, कोई भी अगर आपका इंटरप्रेटर जब आप उसमें काम कर रहे हैं तो उसके लिए आप अगर कोई रिजल्ट आपने प्रिंट करना है, या आप जिस तरह ये देख लें, एक फॉर्मूला आपने प्रिंट करवाना है, तो उसके लिए आप इसको काफी जो है लॉन्ग स्टेटमेंट के लिए आप उसको नहीं लिख सकते। उसके लिए सिंपल आपका जो बैक स्लैश है, आप वेरिएबल्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस बैक स्लैश एंड देन वेरिएबल 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस वेरिएबल 4 मल्टीप्लाई बाय 5। इस तरह की स्टेटमेंट्स के लिए आप न्यू लाइंस के लिए या ब्रेक लाइन के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इसको बेसिकली मेरे ख्याल है इसकी आउटपुट आपको दिखाने की भी जरूरत नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल प्रिंट की कमांड है, लेकिन बैक स्लैश जो है, इसमें मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि बैक स्लैश जस्ट सिंपल आपके इस तरह के फार्मूलाज को लिखने के लिए आप बैक स्लैश यूज करते हैं। लेकिन अगर आपने कोई प्रिंट की कमांड लिखनी है तो अब लाइक फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास अगर कोई प्रिंट की कमांड लिखनी है, लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट एंड उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि प्रिंट, फॉर एग्जांपल मैं कोई चीज प्रिंट करवा रहा हूँ या डबल स्टैरिंग में करवा देता हूँ, मंडे इज मंडे एंड सेल्स is double static close and then comma Monday। एंड अब यहाँ पे वो कैपिटल कर रहा है लेकिन कैपिटल होता नहीं है, जस्ट सिंपल मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे आप सिंपल बैक स्लैश प्रिंट कर इंटरप्रेट प्रिंट कर रहे हैं, इंटर जब आप प्रेस करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको बैक स्लैश लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल यहाँ पे एंड दिस इज ओके या कुछ भी प्रिंट करवा दें एंड डबल स्टैटिक क्लोज। अगेन आप यहाँ पे कोई भी आपका वेरिएबल्स है यहाँ पे प्रिंट करा दें, कोई भी यहाँ पे सिंपल कोई भी लिख दें, वेरिएबल्स m1 ही लिख दें
आप सिंपल अब इसमें जो सिंपल मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि जो प्रिंट की कमांड में होती है, जो डबल स्टैरिक्स में होता है या सिंगल स्टैरिक्स में, कोई भी प्रिंट की कमांड में आपको बैक स्लैश नहीं लगा। अब ये देखिए ना, यहाँ से मैं नेक्स्ट लाइन में आया तो यहाँ पे सिंपल मैंने बैक स्लैश नहीं यूज की। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फार्मूला लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भी आपने वेरिएबल्स क्रिएट करवाना है, रिजल्ट इज इक्वल टू वेरिएबल 1, जिस तरह ये था वेरिएबल 1, एक सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल 1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड अगेन बैक स्लैश में यहाँ पे यूज करूंगा एंड देन ऑटोमेटिकली मैं नेक्स्ट लाइन में जाके वेरिएबल 3 या वेरिएबल 2 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास क्या हो जाएगा जी 2। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस होती हैं आपको पाइथन में आप करवा सकते हैं। आप सिंपल अगर सिंपल आपने कहीं पे भी आपने बैक स्लैश यूज करनी है तो मेक श्योर कि वहां पे आपका कोटेशंस मार्क्स ना यूज करें। लेकिन अगर आपने प्रिंट की कमांड में यूज करनी है तो बैक स्लैश के बगैर ही आप जो है नेक्स्ट लाइन में आप जा सकते हैं। इसी तरह ब्रेकिंग अ लॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपकी आ गई। अब प्रिंट की कमांड में अब देखें वही सिंपल आपको बता रहा है कि एनी पार्ट ऑफ स्टेटमेंट दैट इज इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस कैन बी ब्रोक विदाउट द लाइन ऑफ कंटिन्यूएशन कैरेक्टर। अब ये देखिए एक प्रिंट की कमांड है ना, अब प्रिंट की कमांड में मंडे सेल्स आर, यहाँ पे वेरिएबल्स का आर्गुमेंट्स मैंने पास कराया एंड कॉमा अगेन मंडे एंड ट्यूसडे सेल्स आर, अगेन ट्यूसडे वाला वेरिएबल्स मैंने एग्जीक्यूट करवाया एंड वेडनेसडे सेल्स आर एंड वेडनेसडे का कैलकुलेशन। अब यहाँ पे सिंपल यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंट की कमांड में मैंने कोई भी यहाँ पे पैरेंट बैक स्लैश नहीं लगाया, यहाँ पे भी कोई भी बैक स्लैश मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को मैंने नहीं किया। लेकिन सिंपल इसी तरह आप ये भी देख सकते हैं कि आपका टोटल जो एक फार्मूला है, अगर आपने सिंपल इसमें लिखना है कि अगर आप इंटरप्रेटर मोड में लिख रहे हैं, आईडीएलई में लिख रहे हैं, सिंपल इसमें लिख रहे हैं, आईडीएलई में आप कोई भी चीज अगर आपने ये वाला फार्मूला एग्जीक्यूट करवाना है, टोटल वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2 प्लस वैल्यू 3 वो आप इंटर प्रेस कर लेंगे तो उसके लिए आपको ऑटोमेटिकली वो नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। लेकिन ये जो चीज है, इस तरह के इस फार्मूले को आपने जब आपने लिखना होता है तो वो जो नोटपैड में आपने स्क्रिप्ट मोड में आपने लिखते हैं तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली उसकी एग्जीक्यूशन के लिए आपने बैक स्लैश लगाना होता है। ये था जी। उसके बाद मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। तो नेक्स्ट जो आपका है मोर अबाउट डेटा, एक सेकेंड, पाइथन का सर मैंने ट्राई किया था, साथ लिंक के नहीं हुआ शो, फिर जब सर फाइल का नेम लिखा कि एग्जीक्यूट किया तो हुआ है सर कमांड। तो ठीक है, आप फाइल के अगर एग्जीक्यूशन जब फाइल का नेम सम सिंपल आपको .py में आप दे रहे हैं तो उसकी एग्जीक्यूशन हो जानी चाहिए। लेकिन पाइथन का जो प्रोसेस है सिंपल, वो प्रोसेस आपका यही है कि आप सिंपल उसमें पाइथन लिखते हैं। आपको सर मेरा भी ऐसे ही हुआ है सिंपल, ठीक है, आपने अगर हो जाता तो आप कर लें। बेसिकली आप पाइथन इसलिए लिखते हैं कि आपके पूरे कंप्यूटर में आपको पता चल जाए कि आपकी पाइथन की एक्चुअल फाइल्स कहाँ पे पड़ी हैं। तो सिंपल ये था आज का टॉपिक्स जिसमें आपने ब्रेकिंग अ लॉन्ग स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट जो कल हमारी क्लास होगी उसमें हम इंशाल्लाह जो है कुछ मजीद मोर अबाउट डेटा आउटपुट्स हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे।